तो आज हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग की। ठीक है, टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या हमने पढ़ा था, बहुत सरल तरीके से अपन इसको समझ लेते हैं। अकाउंटिंग की एक विशेष टर्मिनोलॉजी होती है, वहाँ पर कहे गए शब्द का कोई विशेष अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड की। ट्रेड का मतलब होता है व्यवसाय या उद्यम, वह कार्य जिसके माध्यम से हम लाभ कमाते हैं। लाभ कमाने के लिए किया गया कार्य व्यवसाय या उद्यम कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। लाभ कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ट्रेड को शुरू करना पड़ता है, व्यापार को शुरू करना पड़ता है। और व्यापार को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है भूमि, पूंजी, श्रम और साथ संगठन। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए आप व्यापार को स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेड को शुरू कर रहे हैं, तो अगर ट्रेड होती है तो आपका व्यापार चलेगा। विदाउट ट्रेड के व्यापार नहीं चलता है। विदाउट ट्रेड मतलब क्या? आप कोई भी काम करोगे तो उस काम को करने के लिए एक जगह, एक स्थान निर्धारित होगा। देखिए, जैसे पर्टिकुलर कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, कोई गोदाम है ना, कोई ना कोई ऐसी जगह है जहाँ से आप उस काम को कर रहे हैं। सामान्य तौर पर इसे पेड़ी बोला जाता है। जो गुडविल व्यक्ति की बनती है वो पेड़ी के आधार पर बनती है ना। अगर व्यापारिक भाषा में अपन बात करेंगे तो इसे बोलते हैं पेड़ी। तो किसी की पेड़ी होती है तो उसका व्यापार शुरू होता है। ठीक है, बिना पेड़ी के व्यापार नहीं कर सकता। तो वो हो गया आपका ट्रेड। लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य ट्रेड या व्यापार कहलाता है। दूसरा होता है ट्रेड को चलाने वाला पर्सन। तो ट्रेड को चलाने वाला पर्सन कौन कौन हो सकता है? तो यहाँ पे पहले हम समझते हैं प्रोप्राइटर को। प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है? प्रोप्राइटर का अर्थ होता है एकल स्वामी। जब किसी व्यापार को चलाने के लिए कोई एकमात्र व्यक्ति अगर होता है तो वो उसका एकल स्वामी या प्रोप्राइटर कहलाता है। यहाँ पर जितने भी निर्णय लेने होते हैं ये अकेला व्यक्ति लेता है। जितने भी हित होते हैं, जितने भी अहित होते हैं, ये अकेला व्यक्ति वहन करता है। सारा प्रॉफिट, सारे लॉसेस, सारा जो भी काम करना है ये अकेला व्यक्ति करेगा। इसे बोलते हैं अपन प्रोप्राइटर, एकल स्वामी। जब एक से अधिक लोग अगर किसी कार्य में जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे पार्टनर्स शुरू होता है और वहाँ पे अपन पार्टनरशिप अकाउंट होती है। तो पार्टनर्स के माध्यम से वहाँ पे हम काम करते हैं। तो एक से अधिक लोग जब वहाँ पर होते हैं तो कौन सा अकाउंट हो जाता है? पार्टनर्स का। ठीक है, इसे अपन साझेदार बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे साझेदार हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 साझेदार है। चारों के प्रतिशत बराबर बराबर हो ऐसा नहीं है। ये 25% है, ये 20 है, ये 22 है और ये 28 है। हम इस तरह से भी उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबके परसेंटेज, सबके शेयरिंग किस के ऊपर निर्भर करता है? उसने कितना उस पर माल लगाया है, कितना पैसा लगाया है। हर व्यक्ति का परसेंटेज अलग अलग है। किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। तो कम और ज़्यादा परसेंटेज हम यहाँ पर निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पार्टनर्स। जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे कितने लोग जुड़े हुए हैं? यहाँ पर 4 पर्सन से 4 पार्टनर्स है। ठीक है, जब पार्टनर्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर वहाँ पर एक नया नाम आता है शेयर होल्डर। ठीक है, यहाँ पे शेयर होल्डर मतलब पर्टिकुलर उसमें उसका पार्ट कितना है। तो यहाँ पर अलग अलग शेयर होल्डर्स होते हैं। जैसा कि अपन देखते हैं ऑनलाइन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में क्या होता है? एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी वर्थ जो है वो करोड़ों में है। 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़। अब 5000 करोड़ की कंपनी में हमने लगाया 1 लाख रुपए, तो उसकी वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो है। तो वो कुछ ना कुछ क्या है? उसका एक शेयरिंग आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो परसेंटेज में जाता है, पॉइंट में जाता है। पॉइंट में कोई 000 करके कोई पॉइंट हो सकता है, तो वो आपका एक शेयर होल्डर। तो समझ में आया आपको? पहले ट्रेड को चलाने वाला प्रोप्राइटर जब एक अकेला होता है वो चला सकता है तो ठीक है। जब उसको लगता है कि यार काम बहुत बड़ा हो गया है या कुछ बड़ा काम करना है तो फिर पार्टनर में शेयर होल्डर भी आ गए। ठीक है, इसके बाद व्यापार का मेन आधार क्या होता है? ट्रांजैक्शन, लेन देन। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। यहाँ पे अपन फंड और मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, है ना। तो यहाँ से आप फंड और मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे गुड्स को परचेज करना, गुड्स को बेचना, पैसे को आना, पैसा का जाना, रिसीव, पेमेंट, सेल्स, परचेस, ये सारे क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के ट्रांजैक्शन के माध्यम से अपन अपना काम यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है यहाँ पर कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है पूंजी, वह पैसा जो व्यापारी अपने पास से व्यापार में लगाता है। जब व्यापारी अपने पास से कोई पैसा व्यापार में लगाता है
तो वह कहलाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं पूंजी निवेश। यहाँ पर देखिए व्यापारी अपने आप में अलग एंटिटी है और व्यापार अपने आप में अलग एंटिटी है। व्यापार का व्यापारी है और व्यापारी व्यापार का है, लेकिन फिर भी वो अलग काउंट किया जाता है। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसके माध्यम से जाना जाता है मार्केट में, उसकी क्रेडिट किसके आधार पर बनती है, उसके व्यापार के आधार पर। व्यापार नहीं है तो व्यक्ति की कोई वैल्यू है क्या? किसी शोरूम में कोई व्यक्ति गया और बोलता है कि 20 लाख की गाड़ी मुझे दे दो, घर भिजवा देना, या मुझे अभी दे दो, मैं पैसे बाद में दूंगा आपको। तो डिपेंड करता है कि उस आदमी की क्रेडिट क्या है ना। एक नॉर्मल व्यक्ति जाएगा तो वो मना कर देगा, लेकिन मान लीजिए उस शहर का बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और बोलेगा ये 20 लाख की गाड़ी मुझे चाहिए अभी, तो बोलेगा अभी ले जाइए सर, ये चाबी आप घर तक भी क्या, आप अभी तुरंत लेकर जाइए, ये डिलीवरी आपको हम अभी यहाँ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी साख है, उसकी गुडविल है। अगर उस व्यक्ति के साथ उसका व्यापार जुड़ा हुआ है, ठीक है, मुकेश अंबानी के साथ उसका व्यापार जुड़ा हुआ है तो मुकेश अंबानी की गुडविल है। मुकेश अंबानी का व्यापार नहीं जुड़ा हुआ तो कोई मतलब ही नहीं, नाम का कोई मतलब नहीं है, व्यक्ति का कोई मतलब नहीं है। पूरा महत्व किसका होता है? व्यापार का होता है। तो व्यापार को खड़ा करना है। व्यक्ति को मालूम है कि मुझे जीवन में कभी भी कोई महत्व नहीं मिलेगा, महत्व किससे मिलेगा? मेरे व्यापार से मिलेगा। तो पूरा क्या ध्यान कहाँ फोकस करता है? व्यापार को। सारा पैसा कहाँ लगा रहा है? व्यापार में लगा रहा है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए कैपिटल इन्वेस्ट करना तो कितना करेंगे? तो मैक्सिमम करेंगे। व्यक्ति की जेब में 5 लाख है तो 5 लाख लगाएगा, 50 लाख है तो 50 लाख लगाएगा। ऐसा नहीं कि 50 लाख है तो सोचेगा वह 40 लगा लो, 10 लाख बचा के रखेंगे, बुरे समय में काम आएगा या व्यापार नहीं चला तो काम आएगा। अगर ये मानसिकता है तो व्यापार नहीं चलेगा। व्यापारी को जब तक श्योर नहीं होता है, व्यापारी को कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि नहीं यार मैं इस व्यापार को चला पाऊंगा, तब तक वो व्यापार में पैसा नहीं लगाएगा। अगर वो व्यापार में पैसा लगा रहा है, इट मीन्स वो उसको चला पाएगा। चला पाने की स्थिति में ही व्यापारी व्यापार में पैसा लगाता है, ठीक है। तो व्यापारी जब व्यापार में पैसा लगाता है तो वो कहलाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जब वो अपना सारा पैसा व्यापार में लगा चुका होता है तो उसके कुछ निजी खर्च होते हैं। व्यापारी कभी भी सैलरी नहीं उठाता है ना, सैलरी तो वो एम्प्लॉय को देगा, तो खुद के लिए क्या करेगा? अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को 20,000 रुपये सैलरी दे रहा है, लेकिन उसका खुद का खर्चा 12,000 का ही है, तो वो ऐसा नहीं कि 20,000 तो मैं सैलरी एम्प्लॉय को दे रहा हूँ तो मैं 30,000 खुद के लिए निकाल लूँ, जबकि मेरा खर्चा 12,000 है, तो मैं बाकी 18,000 का करूँगा क्या? तो वो ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है? जितना पैसे की ज़रूरत होती है उतना निकालता है। वैसे भी व्यापारी बिजनेसमैन का मैक्सिमम जो खर्चा होता है वो बिजनेस में काउंट हो जाता है। उसको चाय नाश्ता करना है, उसको कहीं पे खाना खाना है, उसको कहीं घूमने जाना, उसने इवन कोई गाड़ी भी ले ली है तो बहुत सारे व्यापारी क्या करते हैं? बिजनेस के नाम पे गाड़ी ले लेते हैं, और उसका जितना भी अलाउंस हो रहा है, पेट्रोल अलाउंस हो रहा है, डीजल अलाउंस हो रहा है, या कोई भी आने जाने का कुछ भी खर्चा हो रहा है, उसकी मैकेनिक कहीं पर रिपेयरिंग के लिए गया या सर्विसिंग के लिए गाड़ी गई, जो कुछ भी वॉट एवर, बहुत सारे मैक्सिमम खर्चे क्या होते हैं? व्यापार से रिलेटेड हो जाते हैं। तो उसको अलग से उसके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता, वो व्यापार में काउंट हो जाता है। फिर भी निजी खर्च मान लीजिए उसको एप्पल का आईफोन लेना है, उसको कार लेनी, वैसे कार भी वो व्यापार में ले सकता है, आईफोन भी व्यापार में ले सकता है। बेटी की शादी करनी, अब वो तो व्यापार में नहीं की जा सकती है ना। तो घर बनाना, पर्सनल घर बनाना है, तो फिर वो क्या करता है? उन चीज़ों के लिए व्यापार से वापस पैसा निकालता है। व्यापार से जब व्यापारी अपने निजी खर्च के लिए पैसा निकालता है, निजी खर्च के लिए, वह स्पष्ट होना चाहिए कि वो जो खर्चा हुआ है ये उसका निजी है। जब वो अपने निजी खर्च के लिए पैसा निकालता है तो उसे अपन कहते हैं ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है आहरण या निजी खर्च। जब वो निजी खर्च के लिए पैसा निकालता है तो इसे अपन बोलते हैं ड्राइंग। तो यहाँ पर क्या होता है? जब व्यापारी व्यापार में पैसा लगाता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है, तो उस पर उसको ब्याज मिलना चाहिए। जब व्यापारी व्यापार से पैसा निकालता है तो उसकी एक मोरलिटी बनती है कि जो पैसा मैंने व्यापार से निकाला उस पर मुझे ब्याज देना चाहिए। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसने अगर पैसा लगाया है तो उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेगा, पैसा निकाला है तो उस पर भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेगा, क्योंकि व्यापार का एक ही उद्देश्य होता है बैलेंस। कभी भी ध्यान रखिएगा, व्यापारी कभी इस बात से खुश नहीं हो जाएगा कि किसी ग्राहक से उसने ज़्यादा पैसे ले लिए। फॉर एग्जांपल 500 रुपये लेने थे और अगले ने 800 रुपये दे दिए या 1,000 रुपये दे दिए और बोलेगा वो चलो चलो अपने पास ज़्यादा पैसे आ गए, कोई बात नहीं। वो कभी ऐसा नहीं करेगा, वो तुरंत बुला के बोलेगा कि ये आपके पैसे ज़्यादा आए हैं, मुझे इतने नहीं चाहिए। इसी तरह से अगर उसके पैसे कहीं ज़्यादा चले जाएंगे तो वो वापस लेकर आएगा, मैंने आपको ज़्यादा पैसे दे दिए। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस चाहता है। बिजनेस में हर किसी का लाभ है, नुकसान किसी का नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल व्यापारी कमा रहा है, हर कोई कमाता है, हर कोई को लाभ होता है, चाहे वो कमाई के अर्थ में हो, सेवा के अर्थ में हो, सुविधा के अर्थ में हो, किसी भी अर्थ में हो, लेकिन उसको वो लाभ मिलता है। तो व्यापारी क्या करता है कि बैलेंस चाहिए, न किसी को ज़्यादा चले जाए न किसी से कम आ जाए, मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए और अगले को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इस बैलेंस को ही व्यापार कहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करता है कि इतना क्लियर है कि मैंने जो पैसा दिया था उस पर मुझे ब्याज चाहिए आपसे, कौन, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जो उसी का अपना है लेकिन वो फिर भी है व्यापार, तो उससे उसको पैसा चाहिए इंटरेस्ट के रूप में भी। और अगर उसने पैसा व्यापार से लिया तो इतना ईमानदार भी है, वो कहता है कि नहीं यार ये जो पैसा मैंने लिया इस पर मैं इंटरेस्ट दूंगा भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कैपिटल और ड्राइंग। अब अपन बात करते हैं व्यापार में अगली कड़ी, अगली चीज़ क्या है। तो अगला होता है व्यापार का मेन आधार गुड्स। व्यापार किसके आधार पर करेंगे अपन, गुड्स के आधार पर। तो गुड्स मतलब क्या, गुड्स मतलब माल, और माल की परिभाषा, माल मतलब वह वस्तु जिसका उद्देश्य बेचना है, जो रेडी फॉर सेल है। अगर किसी वस्तु को बेचने के लिए अपन ने खरीदा है तो वो गुड्स है। दूसरा, जब अपन बेचने के लिए खरीदते हैं तो वो यूज्ड होती है क्या, नहीं होती है, तो वो अनयूज्ड होती है। बस ये दो चीज़ें अगर किसी वस्तु में है तो वो गुड्स है। गुड्स कैसे पहचानेंगे, अगर यह बात क्लियर हो रही कि वो बेचने के उद्देश्य से खरीदी गई है, मतलब वो रेडी फॉर सेल है, और वो अनयूज्ड है, मतलब कोई चीज़ अपन मार्केट से लेकर आए और अपन ने उसको ओपन नहीं किया, तो वो अपने आप में गुड्स है। कब तक है, जब तक वो पैक है और जब तक हमारी मानसिकता है कि इसको बेचना है। ठीक है, गुड्स के सिमिलर ही एक और चीज़ और होती है जो होती है एसेट्स। एसेट्स वह वस्तु होती है जिसका उपयोग हम व्यापार को चलाने में करते हैं। अगर व्यापार को चलाने के लिए किसी वस्तु की ज़रूरत पड़ रही है तो वो हमारी एसेट्स होती है। ठीक है, एसेट्स के साथ में लाइबिलिटीज़ होती है जो व्यापार का निर्धारण करती है। अगर हमारी एसेट्स ज़्यादा है और लाइबिलिटी हमारी कम है तो हम हमेशा प्लस में रहेंगे। उसको अपन थोड़ा आगे समझते हैं, पहले गुड्स समझ में आया हमको। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर एसेट्स समझ लेते हैं, फिर हम परचेज और सेल्स पर चलेंगे। तो एसेट्स मतलब क्या, एसेट्स मतलब होता है संपत्तियाँ। ये बड़ा वर्ड है, इसमें सारी चीज़ें आ जाती है। संपत्तियाँ मतलब क्या, तो आपका भवन इसमें आ जाएगा, मतलब आपकी बिल्डिंग आ जाएगी, आपकी मोटर कार है तो वो आ जाएगी, आपकी मशीनरी आ जाएगी, और साथ ही आपका फर्नीचर भी आ जाएगा। अगर आपके पास कोई फर्नीचर वगैरह है तो वो भी आपके पास एसेट्स में आ जाएगा, है ना, संपत्तियों में आ जाएगा कि आपकी संपत्तियाँ क्या है। संपत्ति का सीधा सा अर्थ है कि पहली चीज़ तो ये होती है यूज्ड, मतलब इसका हम उपयोग करते हैं, और दूसरी होती है नॉट फॉर सेल। किसी भी व्यापारी के पास आप जाओगे और उसकी ऐसी वस्तु मांगोगे जो वो खुद काम में लेता है तो वो कभी भी नहीं देगा। ठीक है, ये बात और है कि आप उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कोई कॉस्टिंग लगा रहे हो, कोई कीमत लगा रहे हो कि ये पेन 25 रुपये में बाज़ार में मिलता है, मैं 500 रुपये दूंगा, दे दो, तो मैं तो दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि इस पेन से मेरा काम हो रहा है, चल रहा है, लेकिन कोई 25 रुपये के 500 दे रहा है तो मैं इसके जैसे कई सारे दूसरे पेन ले लूँगा, है ना, तो उस जगह मैं दे दूँगा। ठीक है, लेकिन व्यापारी सामान्य तौर पर बोले ये 25 का पेन है, एक काम करो मैं आपको इसको 20 रुपये देता हूँ, मैं 25 ही देता हूँ, चलो ये मुझे दे दो, तो मैं बोलूँगा नहीं 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 यार, अभी तो मेरा काम इसमें चल रहा है, ये पेन मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। तो कई बार क्या होता है, हमको एसेट्स नहीं देनी होती है, कई बार ऐसा होता है कि एसेट्स देनी होती है। किन कंडीशन में, भवन हमने नया बना लिया, पुराने भवन को बेच दो, मशीनरी हमने नई खरीद ली, फर्नीचर नया खरीद लिया, पुराने फर्नीचर को, मशीनरी को बेच दो, तो उस कंडीशन में अपन उसको बेचते भी हैं। जब भी हम एसेट्स को बेचते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है, ध्यान रखना, जब भी अपन एसेट्स को बेचते हैं तो उस पर क्या लागू होता है, एसेट्स पर क्या लागू होता है, सामान्य तौर पर डेप्रिसिएशन। ये भी देखो एक चीज़, एक नियम कभी भी नहीं चलता है व्यापार में, कभी भी कोई एक नियम नहीं चलता कि आपको एक नियम बता दिया तो वैसा के वैसा ही होगा। हमेशा कहीं ना कहीं परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वो नियम बदलते रहते हैं। तो सामान्य तौर पर जैसे एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लागू होता है, कब लागू होता है, जैसे आपने कोई फर्नीचर खरीदा, आप 2000 रुपये की एक चेयर लेकर आए और आप उस चेयर को अगर बेचना चाहते हो तो वो 2000 में बिकेगी क्या, नहीं बिकेगी, उसकी कीमत कम हो गई, अगला उसको 1500 रुपये ही देगा, तो ये 500 रुपये कहाँ चले गए आपके, ये डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन का अर्थ होता है घिसावट। डेप्रिसिएशन का अर्थ क्या होता है, घिसावट, मतलब मूल्य में कमी होना, इसका अर्थ होता है घिसावट या मूल्य में कमी होना, मूल्य ह्रास भी इसको अपन कहते हैं। ठीक है, मूल्य ह्रास मतलब क्या, कीमतों में कमी होना। ठीक है, तो यहाँ पे 500 रुपये क्या हो गया, इसका डेप्रिसिएशन हो गया, लग गया, डेप्रिसिएट हो गया, और 2000 की चीज़ कितने में चली गई, 1500 में। ये शॉर्ट टर्म में होता है, सामान्य तौर पे जो नुकसान होता है ना वो शॉर्ट टर्म में होता है। शॉर्ट टर्म मतलब क्या, इधर अपन लेकर आए और तुरंत अपन को बेचना है, या 2 दिन बाद बेचना है, या 10 दिन बाद बेचना है। अगर लॉन्ग टर्म में अपन कोई काम करते हैं तो क्या होता है, हमको नुकसान नहीं होता है, उल्टा फ़ायदा हो सकता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि अपन बाज़ार से चेयर लेकर आए 2000 रुपये की, कब लेकर आए, 5 साल पहले, बिफोर 5 ईयर्स। अब क्या हो रहा है, अब इस
चेयर की कीमत हो गई 3,500 रुपये, है ना। अभी अपन देख रहे हैं लोहे में और बाकी सारी वस्तुओं में कीमतें बढ़ती रहती है। तो पहले चेयर 2,000 की हम लेकर आए, 5 साल तक हमने यूज़ कर लिया और अभी 3,500 की कीमत है, तो हम उसको बेचना चाह रहे हैं। हमने बोला 2,500 रुपये, अगले ने बोला चलो 2 दे देते हैं, तो 2 के 2 आ गए, या 3.5 की जगह 2.5 भी आ गए, है ना। तो हो सकता है कि हम 500 रुपये कमा भी ले 5 साल यूज़ करने के बाद। सामान्य तौर पे ये चीज़ें कहाँ पर लागू होती है? जहाँ पे हमारे कीमतों में कमी नहीं आती है, उल्टा बढ़ जाता है। पहला गोल्ड और दूसरा लैंड, है ना। अगर कोई भूमि है, कोई भवन है, तो उनकी कीमतें हमेशा बढ़ेगी, आपकी प्रॉपर्टी की कीमत हमेशा बढ़ेगी और सोने की कीमत हमेशा बढ़ेगी, ठीक है। बाकी सारी वस्तुओं की भी बढ़ती है, लेकिन सोना आप यूज़ कर रहे हो। एक अंगूठी आपने 10 साल पहले बनवाई थी 10,000 रुपये में, आज उसकी कीमत 50,000 रुपये। आप 10 साल तक उसको यूज़ भी कर चुके हैं और उसके बावजूद भी उसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ गई है। तो ज़रूरी नहीं है, देखो हर जगह कोई नियम लागू होगा ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एसेट्स अगर है, किसी वस्तु को अपन यूज़ कर रहे हैं तो उस पर डिप्रिसिएशन लागू होगा और व्यापार में ये चीज़ चलती है। क्योंकि क्या होता है, कुछ एसेट्स ऐसी होती है जो धीरे 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 समाप्त हो जाती है। एक अगर अपन बात करें कि एक मशीन आप लेकर आए, मशीन का वजन कितना है 100 किलो, 100 किलो लोहे की एक मशीन आप लेकर आए, लेकिन उसकी कीमत है 2 लाख रुपये। 100 किलो लोहा अगर बाजार में अपन लेने जा रहे हैं तो उसकी कीमत कितनी हो रही है 10,000 रुपये, अपन कितना दे रहे हैं 2 लाख रुपये। तो वो 1,90,000 रुपये किस बात के कि उस मशीन की फंक्शनिंग है, उस पर काम चल रहा है। अगर वो मशीन काम करना बंद कर दे तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी 10,000 हो जाएगी, और एक समय बाद वो मशीन काम करना बंद कर देगी, उसके पुर्जे घिस जाएंगे, बार बार आप उसमें रिपेयरिंग कब तक कराओगे, तो वो धीरे 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 समाप्त हो जाएगी। 2 लाख की चीज़ 10,000 पे आ जाएगी, तो इस पर डेप्रिसिएशन धीरे 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 लागू होता जाएगा, ठीक है। तो ये लागू भी होगा, किसी जगह पे लागू नहीं भी होगा, ठीक है। अब क्या होता है, एसेट्स जो होती है ये व्यापार की गुडविल बनाती है, या व्यापार की स्थिति बनाती है, या व्यापार की स्थिति का आकलन होता है वो एसेट्स के माध्यम से होता है। संपत्ति बताएगी कि आपकी वैल्यू क्या है, आप क्या हो, आप कैसे हो, आप कहाँ हो। कौन बताएगा? आपकी संपत्तियाँ बताएगी, आपकी एसेट्स बताएगी, है ना। आप कौन हो, कभी भी ये नहीं देखा जाता कि आप कौन हो और आपकी वैल्यू आप उससे की जाए, ये देखा जाता है कि आपके पीछे क्या क्या है। आप किसी फंक्शन में जाते हो और फंक्शन में जाकर आप थार से उतरते हो तो लगता है यार थार गाड़ी है इसके पास, ऑडी है इसके पास, इसकी वैल्यू है। और अगर आप मान लीजिए साइकिल से कहीं जा रहे हो और साइकिल खड़ी करके आप उतर रहे हो तो क्या कहा जाएगा, अरे यार इसके पास कोई संपत्ति नहीं है। आप साइकिल से जाकर लाखों करोड़ों की बात करेंगे तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे, लेकिन अगर आप मान लीजिए 50 लाख की गाड़ी में जा रहे हो और करोड़ों की बात कर रहे हैं तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। कि आपकी वैल्यू किससे है? आपकी एसेट से, संपत्तियों से। जब संपत्ति हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है तो इसके अगेंस्ट हमारे पास लाइबिलिटी हमेशा कम होनी चाहिए। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? देनदारी, है ना। लाइबिलिटी का अर्थ होता है देनदारी। देनदारी मतलब क्या? दायित्व, है ना। व्यापार क्या कहता है? व्यापार बहुत ईमानदारी से किया जाता है, बिजनेस कोई धोखा नहीं है, बिजनेस कोई ठगी नहीं है ना। बिजनेस बहुत ईमानदारी से किया जाता है, स्पष्ट रूप से किया जाता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ सामने रखनी चाहिए, देनदारी या दायित्व। ये हमारा दायित्व है कि हमको मार्केट में कुछ देना है। किसको देना है? जिससे या तो हमने मनी लिया है, जिससे या तो हमने वस्तु ली है, जिससे या तो हमने सेवा ली है। हम या तो किसी से वस्तु लेते हैं तो उसको हमको देना है, किसी से सेवा लेते हैं तो उसको देना है, या किसी से मनी लेते हैं, पैसा लेते हैं तो उसको देना है। इन तीनों परिस्थितियों में हमको क्या करना होता है? देना भी होता है। क्या देना होता है? सेवा लिए तो क्या सेवा देते हैं? नहीं, सेवा के एवज में मनी देते हैं, वस्तु के एवज में मनी देते हैं, और मनी के एवज में भी मनी देते हैं, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था में जो मेन पार्ट हमारा है वो पैसा है। सारा पैसे के इर्द गिर्द चल रहा है, सब पैसे के माध्यम से होता है। तो हमारी लायबिलिटी हमेशा कम होनी चाहिए, मतलब मार्केट में देनदारी कम हो। हमारी जेब में 500 रुपये पड़े और हमको 100 रुपये देना है तो हम प्रॉफिट में, ठीक है। इसलिए व्यापार हमेशा क्या किया जाता है? इसी प्रकार से कि देनदारी आपकी कम हो और लाइबिलिटी आपके पास एसेट्स हमेशा ज़्यादा हो। लाइबिलिटीज़ कम करना, एसेट्स ज़्यादा करना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका परचेज। अब यहाँ पे आप समझिए, परचेज में हम करते हैं खरीदी, क्रय करते हैं। परचेज का मतलब सभी जानते हैं, है ना। परचेज के अंदर अपन क्या करते हैं? क्रय करते हैं या खरीदी करते हैं। लेकिन किस चीज़ की खरीदी करते हैं? हमारे पास दो चीज़ें हो गई यहाँ, तो एक तो गुड्स भी हो गई और एसेट्स भी हो गई है। तो हम यहाँ पे किसकी खरीदी करते हैं? हमेशा और हमेशा गुड्स की खरीदी करते हैं। परचेज के दौरान हम एसेट्स की खरीदी नहीं करते। तो परचेज में हमने किसकी खरीदी करी? गुड्स की करी। और जो चीज़ अपन ने परचेज में ख़रीदा है उसको हम सेल्स में बेचेंगे भी। तो यहाँ पर हम जब सेल्स करेंगे तो सेल्स में हम बिक्री करेंगे। किसकी बिक्री करेंगे? हम गुड्स की बिक्री करेंगे।
क्योंकि एसेट्स तो हमारे पास अलग तरीके से खरीदी और बेची जाती है, तो गुड्स को हम परचेज करेंगे और गुड्स को ही हम यहाँ पर सेल्स करेंगे। तो परचेज हमारे पास किसकी की जाती है? गुड्स की जाती है। लेकिन परचेज कितने प्रकार की होती है या सेल्स कितने प्रकार की होती है? तो दोनों ही दो प्रकार की होती है। पहला होता है कैश परचेज और दूसरा होता है क्रेडिट परचेज। कैश परचेज मतलब क्या होता है? नगद खरीदी। जब अपन बाजार में जाते हैं और नगद पैसा देते हैं और माल लेकर आ जाते हैं तो उसे कैश परचेज कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज पैसा से आप नहीं खरीद रहे हो, किससे खरीद रहे हो? क्रेडिट से। और क्रेडिट मतलब क्या होती है? साख, मतलब आपकी गुडविल। अगर आपकी गुडविल है मार्केट में तो आप उस गुडविल से खरीद रहे हो। आप बता रहे हो कि यार मैं कौन हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ, मेरी वो फॉर्म है, मेरा वो नाम है, मुझे ये वस्तु चाहिए, तो मिल जाएगी। अगर मान लिया जाए आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप किससे खरीदोगे? तो क्रेडिट होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट क्या कहता है? आपकी क्रेडिट हो। मार्केट में अगर आपकी क्रेडिट है तो आप किसी भी वस्तु को खरीद सकते हो, बाई कर सकते हो, परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो पूरा व्यापार जो होता है, सामान्य तौर पे हमको लगता है कि कैश पे चल रहा होगा, लेकिन पूरा व्यापार चलता है क्रेडिट पर, उधारी पर चलता है। क्योंकि पूरे समाज में हमारे पास 100% जो पीपल है उनमें से केवल 9 to 10% लोग जो होते हैं, 9 to 10 भी बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने आपको, बहुत ही ज़्यादा बता दिया, 9 to 10% भी नहीं होते, कम लोग होते हैं। तो 9 to 10% पे अपन लेकर चलें तो इतने लोग क्या होते हैं? ये बिजनेसमैन होते हैं, ये लोग व्यापार करते हैं। और किसके लिए करते हैं? बाकी जो 90% लोग हैं उनके लिए करते हैं। तो ये जो 90% पीपल है ये लोग क्या करते होंगे? ये तो व्यापार कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं? तो बाकी लोग भी यहाँ पर कुछ तो करते होंगे ना, तो वो क्या करते हैं? सर्विस करते हैं, जिनको एक निर्धारित समय के बाद पैसा मिलता है, लगभग 1 महीने बाद। तो 1 महीने तक वो अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? नगद पे चला पाएंगे क्या? नहीं चला पाएंगे, तो वो उधार पे चलाते हैं। इसलिए पूरा व्यापार किस पर टिका हुआ है? क्रेडिट पर टिका हुआ है। तो क्रेडिट मेन पार्ट होता है। अभी किसी दुकानदार के पास आप जाओगे और सामान लोगे और उसने बोला 500 रुपये, आपने 500 रुपये निकाल कर दे दिया। आप रोज़ उसके यहाँ से सामान लेकर आ रहे हो, रोज़ पैसा दे के आ जाते हो, ना वो आपको जानता है ना आप उसको जानते हो, ना उसका नंबर आपके पास है ना आपका नंबर उसके पास है, ना वो आपका पता जानता, कुछ भी नहीं। आपके बीच में टर्म्स ही नहीं बने, रिलेशंस ही नहीं बने। क्यों? क्योंकि वो जानता ही नहीं आपको और आप भी उसको नहीं जानते हो, क्योंकि सब काम कैश में हो रहा। लेकिन एक दिन 500 रुपये का सामान लेने गए और पता चला 500 रुपये जेब में थे नहीं, तो आपने सामान तो लिया और उसको कहा कि पैसे मैं आपको बाद में दूंगा। तो जैसे बाद में दूंगा मतलब क्या शुरू हो गया? उधार शुरू हो गया, क्रेडिट शुरू हो गया। और अगले ने कॉपी खोली, पेन उठाया और आपका नाम लिखा, पता लिखा, मोबाइल नंबर लिखा, आपके साथ रिलेशन बन गया। मतलब ये क्या होता है? आपका व्यापार वहाँ से स्टार्ट हुआ, क्रेडिट से। पूरी अकाउंटिंग जो होती है वो सामान्य तौर पे उसका जो बेस होता है वो क्रेडिट होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको ये सारा? तो इस तरह से अपन यहाँ पे परचेस करते हैं और सेल्स करते हैं। किन्हीं कारणों से परचेस किया गया माल वापस लौटाना पड़ता है हमको, उसे हम बोलते हैं परचेस रिटर्न, ठीक है। तो ये भी आप समझ लीजिए, यहाँ पे हमारे पास होता है परचेस रिटर्न। क्या कारण होते हैं जिनके कारण खरीदा हुआ माल वापस भेजा जाता है? ये कारण कई सारे हो सकते हैं। इसमें प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? जैसे माल आवश्यकता से अधिक आ गया, माल आशा के अनुकूल नहीं आया, माल खराब आ गया, माल त्रुटिपूर्ण है, माल फंक्शन, कोई भी वस्तु आपने मंगाई है वो फंक्शन नहीं कर पा रही प्रॉपर वे में, एक्सपायर हो गया है, तो अपन उसको वापस करेंगे, ठीक है। जिन कारणों से हम परचेज रिटर्न करते हैं उन्हीं कारणों से सेल्स रिटर्न भी हो सकता है। हमने जो माल बेचा अगले को समझ में नहीं आया तो उसने हमको वापस कर दिया। वो सारे कारण वहाँ पर उसी तरह से चलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो ये आपका परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। जिस तरह से परचेज और सेल्स दोनों प्रकार की होती है, कैश और क्रेडिट, उसी प्रकार से परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न भी 2 प्रकार की होती है, कैश और क्रेडिट। जब परचेज रिटर्न अपन कैश में करते हैं तो नगद में अगर अपन वस्तु लेकर आ रहे हैं और जब उसको बदलाने जाते हैं तो कभी भी वापस पैसा तुरंत नहीं मिलता है। उसकी क्या होती है? एडवांस एंट्री हो जाती है ना। व्यापारी कभी भी आई हुई लक्ष्मी को एकदम से नहीं लौटाता, बिना प्रॉफिट के तो लौटाता ही नहीं है। क्योंकि आपने किसी वस्तु के लिए 500 रुपये दिए और उसमें उसका प्रॉफिट 50 रुपये है, तो उस 50 रुपये के पीछे वो 450 रुपये भी अटका के रखेगा। बोले यार मेरे 50 रुपये मिलने थे मुझे, वो तो मिल नहीं रहे, ये तो वापस जा रहे हैं पैसे, तो वो उसको रोक के रखेगा। उसे वो क्या बोलते हैं? एडवांस एंट्री। वो क्या कहेगा? ये वस्तु समझ में नहीं आई तो दूसरी ले लो, अभी आपको समझ में नहीं आ रही तो कल ले लेना, परसों ले लेना, बाद में कर लेना, थोड़े दिन बाद देख लेना, कोई और वस्तु ले लेना, है ना। तो इस तरह से वो वहाँ पर एडवांस एंट्री की जाती है। तो ये तो हो गया आपका 2 मिनट, ये आपकी एडवांस एंट्री हो गई। दूसरा क्या होता है इसमें? अगर क्रेडिट में है तो क्रेडिट में क्या होता है? क्रेडिट में कोई लायबिलिटी नहीं होती है। अगर आपने क्रेडिट में किया हुआ है तो क्या क्रेडिट में किसी भी प्रकार की लायबिलिटी नहीं होती है। उधार में मान लिया तो उधार में अगर आपने उसको बेच दिया, ठीक है, उधार में आप लेकर आए और उधार में आपने रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न,
तो क्या था, हम माल लेकर आए 500 रुपये का और 500 रुपये अभी नहीं देना है, बाद में देना है। तो अब जब बाद में देना होता है तो फिर क्या है, ठीक है वो उधार में चल रहा है, और अगले दिन या 2 दिन बाद जाके अपन बोल रहे हैं यार माल समझ में नहीं आया, हमने यूज़ भी नहीं किया, वैसा के वैसा है, लेकिन हम नहीं चाहते इसको, लेना नहीं चाहते हैं। तो अगला क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, रख लेगा। और वहाँ पे एंट्री होती है क्रॉस एंट्री, तो उसे अपन बोलते हैं क्रॉस एंट्री। यहाँ पर एडवांस एंट्री हो रही थी कैश में और वहाँ पे क्रॉस एंट्री होती है। तो यहाँ तक का आपको सबको समझ में आया, ठीक है, इसको अच्छे से